हाँ शांत। जी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में अपन यूनिट 5 कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी आपके पास यूनिट 5। लास्ट टॉपिक बचता है इसका पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। उससे पहले एक बार क्विक ओवरव्यू ले लो फटाफट। सबसे पहले आपने पढ़ा कि ब्रीच का मतलब ही क्या होता है। ब्रीच का मतलब होता है फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो तरीके की हो सकती है, क्या तो एक्चुअल ब्रीच या तो एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस थी, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस आपने ब्रीच करा। जिस दिन परफॉर्मेंस देनी थी उस दिन नहीं किया, आपने कोई काम करना था उस दिन नहीं किया, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी का मतलब बिफोर द डेट ऑफ स्पेसिफिक डेट ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। परफॉर्मेंस की जो डेट थी उससे पहले ही अगर आपने, मैंने एग्जांपल दिया था 25 तारीख को गाड़ी की डिलीवरी करनी थी, 25 तारीख को मैं डिलीवरी लेने गया, उन्होंने डिलीवरी नहीं दी शोरूम वालों ने, ये क्या है? एक्चुअल ब्रीच। 25 तारीख को डिलीवरी देनी थी, 22 तारीख को ही फोन आ गया मेरे पास कि सर हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, ये क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच। 22 तारीख को मेल डाल दिया उन्होंने, दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। इन्फॉर्म किया बाय वर्ड्स, क्या ओरली हो सकते हैं या रिटर्न में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। इसके बाद कंडक्ट के द्वारा भी हो सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी आपको बेचनी थी 10 लाख रुपए में, आपको बेचनी थी 25 तारीख को, मैंने 22 तारीख को ही किसी और को बेच दी, तो ये क्या है? इम्प्लाइड हो गया। दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। इम्प्लाइडली मैंने अपने आप को मैं आपको ये ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता, मतलब बेच ही नहीं सकता। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर आगे आपके पास एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या हो गया? व्हेन द प्रोमिसर रिफ्यूजेस ऑलटुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach। दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स, बताया मैंने आपको कि फोन करके बता दिया, मेल करके बता दिया। इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट, मैंने किसी और को सेल कर दिया ड्यूरिंग द उस पीरियड से पहले पहले। ये इसके एग्जाम्पल थे। सेक्शन 39 डील करता है एंटिसिपेटरी ब्रीच से। वहां पर अपन ने पढ़ा था सेक्शन 39 के अंदर, क्या पढ़ा था बताओ? डील्स विद द एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या कहता है? व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी या प्रोमिसी हम कह सकते हैं। देन द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, या आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो। दो राइट आ गए आपके पास, या तो अभी टर्मिनेट करके डैमेजेस ले लो, या तो कंटिन्यू रखो ड्यू डेट तक इंतजार करो। आज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और आपने डैमेजेस क्लेम कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कंटिन्यू रखा, ड्यू डेट पे सामने वाली पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सामने वाली पार्टी ने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर क्या कर सकते हो आप? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। यहां तक भी बात समझ में आ गई? अगर सपोज करो बीच में 22 और 25 तारीख के बीच में यह एग्रीमेंट क्या हो जाए? वॉइड हो जाए, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, उसकी वजह से ये क्या हो सकता है? वॉइड हो सकता है। अगर ये वॉइड हो गया तो क्या इसको एनफोर्स कराया जा सकता है? अब नहीं। तो क्या अब हम कंपनसेशन क्लेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है यहां तक? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में प्रोमिसी के पास कितने राइट्स हैं? दो ऑप्शन है। एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म मान लिया जाए, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड sue द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस इमीडिएटली। और दूसरा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को हम अलाइव रखेंगे, स्टिल ऑपरेटिव मानेंगे। इलेक्ट नॉट टू रिसेंड बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव, वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। 25 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं, 25 तारीख को परफॉर्मेंस मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो अपन डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस and hold the other party responsible for the consequences of non performance। क्लियर? एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन परफॉर्मेंस देनी थी उस दिन परफॉर्मेंस नहीं दी, रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्स अ राइट, तो उसके पास राइट आ जाएगा क्या करने का? कुछ ना कुछ आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है। हु हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, उसके अगेंस्ट राइट आएंगे। अब ये भी दो तरीके की हो सकती है। परफॉर्मेंस जिस दिन देनी थी उस दिन टीचर को ज्वाइन करना था पढ़ाने के लिए, वो टीचर उस दिन नहीं आया, तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज एक्चुअल ब्रीच ही है ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। एक हो गया ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस,
अब टीचर पढ़ाने आने लगे, 2-3 क्लास ली, उसके बाद नहीं आए, दिस इज कॉल्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही एक्चुअल ब्रीच हैं। अब क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? तो रेमेडीज तो आपके पास 5 रेमेडीज अवेलेबल हैं। डैमेजेस क्लेम करना मोस्ट यूजुअल, ये सबसे कॉमन जो है आपके पास रेमेडी अवेलेबल जो है वो है डैमेजेस क्लेम करना। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप कब कह सकते हैं? क्या हर केस में कह पाएंगे? नहीं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर डैमेजेस से आपकी भरपाई नहीं हो सकती। मैंने एग्जांपल दिया था, मूवी आधी चल रही है और आधी मूवी के अंदर अब अगर वो फुलफिल मना कर दे कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ शूटिंग, तो उस केस में आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा कि भाई आधी मूवी पे जितना बजट लगा दिया वो सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हीरो चेंज नहीं कर सकते आधी मूवी में अपन। तो ये चीज है, या कोई ऐसी चीज है जो उसके बिना आपको उस परफॉर्मेंस के अदरवाइज आपको कंपनसेट नहीं कर सकती डैमेजेस वगैरह, तो उसको मान लेंगे। सूट फॉर इंजेक्शन, कुछ करवाने के लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ ना करवाने के लिए सूट फॉर इंजेक्शन। ये कर रहा है, इसको रोकना चाहते हैं कि ये ना करे, ये हमारे साथ जब तक ये फिल्म बना रहा है दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ ये ना बनाए, हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, अब ये कर रहा है तो हम इसको रोक सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई ये ऐसा कर रहा है, इसको रोका जाए। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, अगर किसी ने रीजनेबल सर्विसेज दी हैं तो जो भी सर्विसेज दी हैं उसके लिए जो भी रीजनेबल अमाउंट बनता है उसको वहां तक जहां तक की सर्विस हो चुकी है उतना तो उसको पेमेंट बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई? पहला आ गया सूट फॉर डैमेजेस। कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73। तो हमने कहा था कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उस पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा। ये कंपनसेट करेंगे सामने वाली पार्टी का जिसका कोई फॉल्ट नहीं है। तो पार्टी हु सफर्स लॉस या सफर्स बाय सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम। लेकिन हमने कहा था कौन सा लॉस? नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, उससे रिलेटेड नॉर्मल उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ लॉस हुआ हो, नेचुरली मतलब उसकी वजह से लॉस हुआ हो। फ्रॉम सच ब्रीच और विच द पार्टीज न्यू, या विच द पार्टीज न्यू मतलब हो गया स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने वो बात सामने वाली पार्टी को बता दी हो। when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote। ये मैंने बात करी थी आपसे कि पेपर खराब हो गया, आपने चॉकलेट महंगी खरीदी, आपने पेन महंगा खरीदा 5 रुपए 10 रुपए, उसका कंपनसेशन तो ले सकते हो आप क्योंकि नेचुरली अरोज हुआ इस ट्रांजेक्शन की वजह से। बट आपका पेपर खराब हो गया इसकी वजह से, तो वो आप वहां पर क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रिमोट है, इनडायरेक्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। पेन खरीदने से पेपर के खराब होने का कोई लेना देना नहीं है। तो सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। ये एनालिसिस आ गया कि सेक्शन 73 ये बताता है कि कंपनसेशन को कैसे डिटरमाइन किया जाए। हाउ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड। स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन अ प्रीवियस नोटिस बट द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आपने बता दिया कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान होगा, तो आपने चलो ठीक है इसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी बट आपने अपने पूरे रीजनेबल स्टेप्स लिए हों उसको अवॉइड करने के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने उसको बोल तो रखा है अब नहीं देगा तो वो अपने आप नुकसान भरपाई करेगा, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि मेरा लॉस कम से कम हो, और फिर अगर फिर भी लॉस होता है उसको सामने वाले को आपने बता रखा है तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। भाई लैपटॉप ये नहीं दे रहा, इसकी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कहीं और से लैपटॉप अरेंज हो जाए। हाँ मैंने पूरी कोशिश की तब भी लैपटॉप अरेंज नहीं हो पाया तो फिर करना मुश्किल है। यहां तक बात समझ में आ गई? रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस। तो हमने कहा रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस इज द मोस्ट कॉमन। ये डैमेजेस जो रेमेडी है वो सबसे कॉमन रेमेडी है। सिंपल सी है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो किसी को स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए ना कहकर सिंपल है हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भरपाई करवाने वाली बात है डैमेजेस। टू रिकवर कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय सेक्शन 73 टू सेक्शन 75। डैमेजेस आपके पास ये 5 तरीके के हो सकते हैं। कितने थे? 6 तरीके के।
सबसे पहले आ गया नॉर्मल, जनरल या ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये जो नेचुरली अरोज होते हैं इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी है आपके पास में वो आ जाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स। नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, ये वर्ड याद होना चाहिए। स्पेशल आपके पास कब होगा? अच्छा, इस पे केस लो याद कर सकते हो, ये हेडले वर्सेस वैक्सनडेल, जो भी आपके पास में ये केस लो याद कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी इसका यूज नहीं होता। ऑर्डिनरी डैमेजेस, तो ये आपको एक दो लाइन याद होनी चाहिए। ये एक तो ये नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, और दूसरी बात ये रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस के लिए हम नहीं देंगे। जो इतना मैं हाईलाइट करता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज कुछ कीवर्ड्स याद होनी चाहिए और वो कीवर्ड्स लिखकर अंडरलाइन करनी होती है पेपर में, ठीक है। इसके बाद आ गया आपके पास स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज आप तभी ले सकते हो जब उसको प्रीवियस नोटिस दे रखा हो आपने। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांस, आपने उसको बता दिया। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान, मेरे को कोई ऑर्डर लेना था, है ना, मेरे को डेमो क्लासेस अरेंज करनी थी, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर है, मेरे को डेमो देना है, अगर नहीं दे पाया तो इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इतना क्या नुकसान हो जाएगा मैंने उसको बता दिया तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा। उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, मुझे डेमो देना है, मैंने चुपचाप जाके बस लैपटॉप मांगा। अब लैपटॉप मांगा, उसने लैपटॉप नहीं दिया और मुझे कहीं से लैपटॉप ज्यादा महंगा लेना पड़ा, तो उतना तो वो कंपनसेट कर देगा। लेकिन वो ये नहीं है कि यहाँ पे कई लाखों का नुकसान हो गया, ये बैच नहीं ले पाया, डेमो नहीं दे पाया इसकी वजह से। वो कहेगा मुझे क्या पता, आपने बताया होता पहले, तो आपने बताया नहीं तो मुझे पता नहीं। तो स्पेशल डैमेजेस तो आप तभी है जब सामने वाले पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में आप पहले ही बता देंगे। तो वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for the special। मतलब नॉर्मल वाले तो मिलेंगे, ऑर्डिनरी वाले तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में स्पेशल डैमेजेस भी आप क्लेम कर सकते हो। ये तो एडिशनल है ना, नॉमिनल जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर स्पेशल सर्कमस्टांस बता रखे हैं तो ये वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आपने उसको पहले से बता रखा होगा। हाँ, हाँ उसको पता होना चाहिए ना। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता या कॉन्ट्रैक्ट किया भी है तो वो पूरी अपनी कोशिश करता। कई बार इंसान जी जान नहीं लगाता, लेकिन जब पता है कि मेरा नुकसान होगा तो जी जान लगाएगा। हमारे केस में मैंने बताया था, अमेज की डिलीवरी 22 तारीख को मना कर दिया रात के टाइम कि नहीं दे पाएंगे डिलीवरी, तो 22 की बात है, 23 की बात है, और वो देख लो कि सिर्फ 2 घंटे में पूरी कहानी सिचुएशन चेंज कर दी कि कहीं से भी मंगवाऊं, अगले को बोल दिया कि भाई आपकी कंप्लेंट डाल दूंगा, डीलर कंप्लेंट डाल दूंगा और गाड़ी में लेके जाऊंगा। दोनों चीज सिचुएशन बता दी कि ये मत सोचना गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा। अब उसको बता दिया। अब उसको डीलर कंप्लेंट में क्या होता है, पूरा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। अब पूरा शोरूम जिस जो चला रहा है उसको पता है ये गाड़ी के चक्कर में मैं अपना एजेंसी थोड़ी ना खराब करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे इंडिया में जहां भी गाड़ी अवेलेबल हो, फोन घुमा घुमा कर उसने, वैसे तो नहीं करता लेकिन जहां जहां उसने सारी जगह गाड़ियों के लिए, जहां से वो कलर वेरिएंट उसको वहां से अवेलेबल हुआ, वहां से उसने गाड़ी मंगवाई। वैसे तो ये क्या है, पेन लेते ही नहीं है ना, ठीक है हमारे पास नहीं है मना कर देते हैं, लेकिन जब इन पे बात खुद पर आती है तो फिर वो कहीं भी अवेलेबल हो। ये तो आपस में भी तो अरेंज करते हैं ना भाई, पूरे इंडिया में अगर किसी भी शोरूम में कहीं पर भी है तो ये अरेंज कर सकते हैं वहां से, बस ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। उन्होंने इस तरीके से कहीं दूसरी जगह से मंगवाई थी फिर वो गाड़ी। अब जैसे होता क्या है, कोई भी चीज इंसान सामने वाला, जैसे आप सिलेबस कराना है लास्ट में, सिलेबस की बात आ जाती है कि सिलेबस लास्ट में कराना, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के भी एक होता है कि जब पता है कि इससे हमारी इमेज खराब होती है कि अगर हम सिलेबस नहीं कराएंगे तो लास्ट में कुछ भी करेगा इंसान, एक्स्ट्रा लगाएगा, कोई क्लास ऑफ करेगा, लेकिन सिलेबस तो पूरा कराएगा। ये चीज भी आ जाती है। चलिए यहाँ आ जाओ, घर पे पढ़ाई करो अच्छे से। विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी दो ही केस में मिलता है, विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपको दो ही केस में मिल सकता है डैमेजेस। कब कब, क्या तो किसी का दिल तोड़ दिया हो, किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना ये बर्दाश्त नहीं है, और दूसरा अगर बैंकर जो है रॉन्गफुल डिसऑनर, तो आप इस लैंग्वेज को ऐसे याद करें, प्रॉमिस टू मैरी समवन, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। एक तो हो गया ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, क्यों, क्योंकि इट कॉजेज इंजरी टू द फीलिंग्स, हिज और हर फीलिंग्स। दूसरा हो गया रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर, रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर्स चेक। ये बात समझ में आ गई, जितना कम अमाउंट होगा उतना ज्यादा डैमेज, सिंपल सी बात हो गई। यहां तक आपको क्लियर हो गया।
भले ही उससे उसका कोई एक्चुअल में मॉनेटरी लॉस ना हुआ हो, तब भी वो विंडिक्टिव डैमेजेस ले सकता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक की वजह से। 10 रुपए का चेक था, बाउंस हो गया, उसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं हुआ हो भले मॉनेटरी लॉस, लेकिन मेरा रेपुटेशन का नुकसान हो गया, क्रेडिट वर्दीनेस का नुकसान हो गया, है ना, तो मार्केट के अंदर नाम खराब हो गया उसकी वजह से। नॉमिनल डैमेजेस जस्ट टू एस्टेब्लिश डिक्री, तो हमने कहा था व्हाट इज जस्ट टू एस्टेब्लिश द राइट टू डिक्री, ये वाला पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसके अंदर एक्चुअल में आपको कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज, इसको कोई रियल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि तुम गलत हो, उसके लिए अपन नॉमिनल डैमेज ले सकते हैं। प्रशांत भूषण का 1 रुपए का आपको एग्जाम्पल दिया भी था। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कोज्ड बाय डिले, डिटोरिएशन का मतलब बताया था मैंने आपको, क्वालिटी खराब हो जाना। अच्छा, इसमें दोनों चीजें थी, आपके पास क्वालिटी खराब हो गई, एप्पल्स की बात करी थी, जम्मू कश्मीर से यहाँ लेकर आ रहे हो, डिले कर दिया, उसकी वजह से एप्पल्स की क्वालिटी खराब हो गई, तो उसका नुकसान ट्रांसपोर्टर को देना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी सेल की और वो मिस हो गई, तो उसका होने वाला प्रॉफिट भी आपको देना पड़ेगा, वो सब चीज है। द वर्ड डिटोरिएशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेजेस to the goods but it may also mean loss of a special opportunity for sale. Prefixed damages, sometimes कॉन्ट्रैक्ट में ही पार्टीज फिक्स कर लेती हैं कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करेगी तो उसको ये फाइन देना पड़ेगा, ये अमाउंट देना पड़ेगा। ये अमाउंट दो नेचर का होता है, क्या तो ये पेनल्टी या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर ये रीजनेबल अमाउंट है, जो भी अप्रोक्सीमेट लॉस के अराउंड है, तो ये इसको लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। अगर ये कोई आर्बिटरी अमाउंट है जो बहुत ज्यादा है आपके पास, तो पेनल्टी बोलते। इंडिया में लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का डिफरेंशिएशन नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। हाँ, फॉरेन लॉ के अंदर, इंग्लिश लॉ के अंदर इसको किया गया है, ठीक है। इंडिया में तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल लॉस और पेनल्टी, एक्चुअल लॉस और पेनल्टी विच एवर इज लेस, ये आप दे पाओगे। तो समटाइम्स पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी ऑफ देम अ सर्टेन अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स a certain amount which will be payable as damage। कॉन्ट्रैक्ट आपको बता देता है कि ये अमाउंट आपको डैमेज के तौर पर देना है। इट मे अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये लिक्विडेटेड डैमेज हो सकता है। देखो, लिक्विडेटेड डैमेज क्या हो सकते हैं, रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द लाइकली लॉस इन केस ऑफ ब्रीच, और अब पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब आर्बिटरी अमाउंट है, एन अमाउंट आर्बिटरली फिक्स्ड एज द डैमेजेस। कोई भी ऐसे ही अमाउंट रख लिया जिसका कोई एक्चुअल लॉस से कोई लेना देना नहीं है, कि पार्टी को कितने का नुकसान होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। और एक्चुअल लॉस से लेना देना हो, रीजनेबल एस्टिमेट लगाया हो कि अच्छा अगर कोई पार्टी ब्रीच करेगी तो दूसरे का कितने का नुकसान होगा, उसको आपके पास क्या कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। समझ में आ गई बात, रीजनेबल है तो लिक्विडेटेड डैमेज, आर्बिटरी है तो पेनल्टी। सेक्शन 74, 73 था डैमेजेस का, 74 आ गया, प्रोवाइड्स दैट इफ अ सम इज नेम्ड in the contract as the amount to be paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named। most important line है ये, तो दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। If a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of breach, हमने एक कोई सम फिक्स कर दिया ब्रीच के दौरान कि ये आपको पे करना पड़ेगा। एग्रीड पार्टी एंटाइटल है कि उसको कितना पैसा रिकवर होगा, रिसीव होगा फ्रॉम द पार्टी एट फॉल्ट, जो फॉल्ट पे पार्टी है। रीजनेबल कंपनसेशन, एक्चुअल लॉस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम, क्या पेनल्टी से ज्यादा का ले सकते हैं जो आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्या उससे ज्यादा का डैमेज ले सकते हैं आप? नहीं। सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख रुपए लिखा है, एक्चुअल लॉस 4.5 लाख रुपए का हुआ है, तो मुझे बताओ कितना कंपनसेशन मिलेगा? एक्चुअल लॉस 4.5 लाख, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, 6 लाख रुपए का लॉस हो गया, कितना मिलेगा? 5 लाख। बात समझ में आ गई? क्या बोला है? अ रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा, तो ये वर्ड्स अलग पढ़ो और ये वर्ड्स अलग पढ़ो, ज्यादा बेटर आपको बात समझ में आएगी। कि रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा मींस एक्चुअल लॉस, लेकिन वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो अमाउंट आपने लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो सेक्शन 73 याद हो गया, डैमेजेस का था। 74 में पेनल्टी की बात कर रखी थी आपने, दैट इज 74। ये अमाउंट की बात कर रखी थी कि अमाउंट कितना होगा, एक्चुअल लॉस, रीजनेबल कंपनसेशन, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट लिखा हुआ है, प्रीफिक्स डैमेजेस का हो गया सेक्शन 74 कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट लिख रखा है कि ब्रीच के केस में ये पे करना पड़ेगा, तो कभी भी आपके पास उससे ज्यादा रिसीव नहीं होगा। किससे? क्या तो रीजनेबल कंपनसेशन, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। क्लियर है? एग्जाम्पल से याद हो गया होगा। इफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बताओ कॉन्ट्रैक्ट में तो कितना लिखा हुआ है, 1 लाख। एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 70,000। तो कितना रिकवर होगा बताओ, 70,000 सेल बी अवेलेबल है। बताओ समझ में आ गया ना, जो कम है। बट इफ द लॉस, अगर लॉस कितना हो जाता, 1.5 लाख, तो फिर कितना मिल जाता आपको, 1 लाख मिल जाता। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? एक्चुअल लॉस और अमाउंट फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस। लिख सकते हो नीचे, लिख लो बुक में, एक्चुअल लॉस और एक्चुअल लॉस और अमाउंट फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस। एक्चुअल लॉस और एक्चुअल लॉस और अमाउंट, हाँ वो भी कह सकते हो, फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस। बात, प्रीफिक्स डैमेजेस कह सकते हो और एक्चुअल लॉस विच एवर इज प्रीफिक्स्ड अमाउंट। यानी यहां तक हो गया? अब आ जाइए इस पर। अच्छा एक और है, एक्स प्रोमिस्ड वाई अ प्रीस्ट टू पे 10,000 एज चैरिटी। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो 10,000 रुपए देगा चैरिटी के तौर पे। द प्रीस्ट ऑन एक्स प्रॉमिस इनकर्ड सर्टेन लायबिलिटीज टुवर्ड्स द रिपेयरिंग ऑफ द टेम्पल टू द एक्सटेंट ऑफ 7,500। याद आया कुछ? वाई द प्रीस्ट कैन रिकवर फ्रॉम एक्स 7,500। एग्जाम्पल क्या लिया था, 10 लाख रुपए के लिए मैंने कहा था कि मैं डोनेट करूंगा, उसने 5 लाख का खर्चा कर दिया, तो मेरे को कितने के लिए लाइबल ठहरा सकता है? अब इसके अंदर एक पॉइंट कौन सा आ गया, पहले जो पढ़ा था चैरिटी, कहां पढ़ा था, नो कंसिडरेशन। तो अब पेपर में आएगा तो हाँ समझ में आ गया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन में था, वो आपने पढ़ना था वहां से। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल से और सही से पढ़ रखा है तो रिलेट कर पा रहे हो, नहीं तो मैं यहाँ आकर बात करता तो आप कहते पता नहीं हाँ सर पढ़ा तो होगा, देखेंगे घर जाके। और ऐसे ही हो रहा होता है क्लासेस के अंदर। देखो जरा, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस सेक्शन 74। तो 74 के अंदर यही पॉइंट है आपके पास, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का पॉइंट जो है वो सेक्शन 74 है। आपने क्या कहा, 74 की लैंग्वेज क्या थी कि अगर कोई अमाउंट फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर जो भी पर्सन जिसको लॉस हुआ है वो एंटाइटल्ड टू रिसीव है, क्या मिलेगा उसको, रीजनेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। वो लैंग्वेज याद कर लेनी है लास्ट में जो मैंने लाइन बताई थी। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वो फिक्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इन सच केसेस द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द कोर्ट विल एक्सेप्ट द फिगर एज द मेजर ऑफ डैमेज। बात ये आ रही है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, कोर्ट उसको जायज मान लेगा। अगर आप देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया, आपने फुलफिल नहीं किया, आपने डैमेजेस दे दिए चुपचाप, तो बात ही खत्म होगी। लेकिन जब आप कोर्ट में जा रहे हो तो फिर डैमेजेस कितने मिलेंगे आपको, बात वहां है। इंग्लिश लो, सामने वाला डैमेज पे नहीं कर रहा है, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या आपको वो जो अमाउंट फिक्स्ड है वो देगा, या एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो, क्योंकि वो तो आपने अपनी कंसेंट से ही दे रखा है, वो चीज तो करनी पड़ेगी। इंग्लिश लॉ में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, द सम्स ऑफ फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंटरप्रेटेड आइदर एज लिक्विडेटेड डैमेज और एज अ पेनल्टी। हमारे यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं है लिक्विडेटेड डैमेज का या पेनल्टी का, बट ये इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है, लिक्विडेटेड डैमेज अलग चीज है, पेनल्टी अलग चीज है। If the sum fixed in the contract represent a genuine pre-estimate of by the parties of the loss, बताओ जो ये sum fixed है, ये अगर genuine pre-estimate है किस चीज का, ऑफ द लॉस, तो बताओ ये क्या होगा, लिक्विडेटेड डैमेज होगा या पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेज।
caused by the future breach, it is called liquidated damage. It is an assessment of the amount which is in the opinion of the parties will compensate for the breach. Such a clause is effective. ये clause effective है, मिलना चाहिए क्योंकि ये तो reasonable है आपके पास, तो मिलेगा ही मिलेगा. And the amount is recoverable, but where the sum fixed in the such a clause is effective and the amount is recoverable. But where the sum fixed in the contract is unreasonable, जो sum fixed है वो unreasonable है, arbitrary amount है, अदर पार्टी इज यूज टू फोर्स, वो फोर्स करने के लिए कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो. यही तो होता है. ज्यादा हैवी क्यों रखते हैं पेनल्टी? वो जानबूझकर वो तोड़ ना पाए उस पेनल्टी को. अगर पेनल्टी थोड़ी बहुत रखेंगे तो फिर वो तो तोड़ देगा. तो इज यूज टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज पेनल्टी. ये पेनल्टी है. बताओ क्या कोर्ट में ये चलेगा? सच अ क्लोज इज डिसरिगार्डेड, क्लोज ऑफ डिसरिगार्डेड एंड द क्लोज इज डिसरिगार्डेड एंड द इंजर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल. बताओ क्या ये बात समझ में आ गई है? मैंने पहले ही बता दिया. इन शॉर्ट जो मैंने लाइन लिखवाई, दैट इज अमाउंट फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और रीजनेबल जो भी आपके पास एक्चुअल लॉस जो हुआ है, विच एवर इज लेस. देखो इंडियन लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं. इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज. यहां कोई मतलब नहीं है. द कोर्ट्स इन इंडिया अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन. इंडिया में जो कोर्ट है वो सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन ही अवॉर्ड करते हैं, नॉट एक्सीडिंग द, है ना, अवॉर्ड ओनली. इंडिया में जो कोर्ट्स हैं वो हमने सेक्शन 74 पढ़ लिया कि रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड. सेक्शन 74 of the contract lays down, if the parties have fixed what the damage will be, the court will never allow more, but the court may allow less. कम कर सकता है बट उससे ज्यादा कभी भी नहीं. जितना कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने फिक्स किया है उससे ज्यादा. अभी मैंने बताया ना 6 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख फिक्स थे तो 5 लाख मिलेंगे. 4.5 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख फिक्स थे तो 4.5 लाख मिलेंगे. समझ में आ गया आपको? ठीक है. A decree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. ठीक. Exception. Exception तो हर चीज की मिल जाती है. बेसिक लॉ तो ये बनाया बट कुछ एक्सेप्शन दे दिए. Where a party gives any bond to the central or the state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested on breach of the condition of such instrument liable to the whole sum mentioned there. ये गवर्नमेंट देख लो कितनी चालाक है. गवर्नमेंट कह रही है अगर किसी पर्सन ने हमें कोई दिया है बॉन्ड और उसमें ऐसा काम है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, इन विच द पब्लिक इंटरेस्टेड, ये पब्लिक ड्यूटी है उसकी, और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी के लिए किसी ने अगर बॉन्ड दिया है और वो अगर नहीं कर रहा है तो फिर जितना फिक्स्ड होगा उतना ही उसको पे करना पड़ेगा. पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड है बट कोई एग्जाम ना तो एग्जाम से ओरिएंटेड है ना इसकी जरूरत है. बट आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट आपके पास आया किस चीज का, कि जो हम कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होगा, एक्चुअल लॉस और अमाउंट सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस. बट इस बात की एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन बॉन्ड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो, तो उस केस में अगर वो उसकी ब्रीच करेगा तो उसको जो अमाउंट फिक्स कर रखा है वही देना पड़ेगा. बस ये एक्सेप्शन है. ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन इन कोलकाता ही विल पे 50,000. बताओ ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ. इफ अगर वो ए प्रैक्टिस करेगा कोलकाता में सर्जन के तौर पर तो 50,000 रुपए पे करेगा. ए प्रैक्टिस एज सर्जन एट कोलकाता, बी इज एंटाइटल्ड टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 50,000 एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल. कोई अमाउंट कुछ खास है नहीं इसमें. A borrows 10,000 from B, gives him a bond for 20,000. 10,000 बोरो किया, सोचो 20,000 का बॉन्ड दिया. Payable by 5-year yearly installment of 4,000 with a stipulation that in default of payment the whole shall become due. This is the stipulation by way of penalty. Penalty इसमें कुछ खास नहीं है. A undertakes to repay B a loan of 10,000 by 5 equal installment. छोड़ दो. Distinction between liquidated damages and penalty. ये पढ़ चुके हैं, वही चीज देखो बार बार रिपीट कर रहा है. आपने जितना हाईलाइट कर लिया वो मोर देन इनफ है. इसी को एक बार पढ़ तो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट बोथ आर पेबल ऑन द अकरेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. भाई एक ही चीज कॉमन है, ये तभी पे करनी पड़ेगी जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ होगा. अगर ब्रीच नहीं हुआ है तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, बट सर्टेन प्रिंसिपल्स एज लेट डाउन बिलो मे बी हेल्पफुल. मुश्किल है
पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज को डिटरमाइन कर पाना कि पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, लेकिन उसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज, एक्चुअल लॉस के आसपास भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? पेनल्टी। इट इज सर्टेनली अ पेनल्टी। बहुत बड़ा अमाउंट आपने फिक्स कर दिया, एक्चुअल में लॉस उतना होना ही नहीं है। वेयर अ सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सर्टेन डेट एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लेटर सम इज अ पेनल्टी। पहले आपको कुछ अमाउंट देना था, इस डेट तक दे दोगे तो ये अमाउंट, इस डेट पर नहीं दिया तो अब आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। लेट होने की वजह से, पेमेंट को लेट करने की वजह से आपने कुछ चार्ज लगा दिया तो उसको क्या कह रहे हैं फिर? पेनल्टी। द लेटर सम इज अ पेनल्टी बिकॉज मेयर डिले इन पेमेंट इज अनलाइकली टू कॉज डैमेज। बात समझ में आ गई? आपको सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सर्टेन डेट, फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लेटर इज अ पेनल्टी। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक आपने डिसाइड किया कि 10 तारीख को पेमेंट करनी है, अब 10 तारीख को पेमेंट नहीं करोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया आपसे, वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का होगा? दैट इज पेनल्टी। क्यों? क्योंकि सिर्फ पेमेंट डिले करने की वजह से कोई एक्चुअल लॉस आपका नहीं हुआ होगा। द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टी इज नॉट फाइनल। पार्टी ने किस तरीके से यूज किया वो फाइनल नहीं है। द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन ट्रुथ अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज। द सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट और exorbitant, कोर्ट विल regard it as penalty, और इफ इट इज इवन इफ इट इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेज, भले ही उसको उन्होंने लिक्विडेटेड डैमेज के तौर पे लिखा हो उस अमाउंट को, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है नहीं तो इन्होंने बेफालतू में बहुत ज्यादा अमाउंट लिख रखा है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा इस चीज को कि ये लिक्विडेटेड डैमेज। समझ में आ गई? फाइनल कोर्ट करेगा। द एसेंस ऑफ द पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टर्म ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट। English law makes a distinction between liquidated damage and penalty, but no such distinction is followed in India. The courts in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceed the sum fixed in the contract. एक ही बात को कितनी बार लिखती है? The court have not to bother about the distinction, but to award reasonable compensation not exceeding the amount so fixed. Besides claiming damages as a remedy for the breach of contract, the following remedies are also available. भाई आप डैमेजेस तो ले ही सकते हो, डैमेजेस के अलावा आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का ऑप्शन होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, तो दूसरी पार्टी के पास तो पता है ना, ये पहले पढ़ चुके अपन, दूसरी पार्टी के पास राइट होता है कि वो उसको वॉइडेबल कर सकते हैं, रेपुडिएट कर सकते हैं, रिसेंड कर सकते हैं। मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड। इन सच अ केस ही इज एब्सॉर्ब्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। बताओ बात समझ में आ गई? मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड। अदर पार्टी मतलब जिसने फॉल्ट किया है उसने, उसके सामने वाली पार्टी, उसके अदर जो पार्टी है, जिस जो करेक्ट पार्टी है, मतलब जिसने गलती नहीं करी है, पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट, मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज। A promise B to deliver 50 bags of cement on a certain day. B agrees to pay the amount on the receipt of the goods. A failed to deliver the cement on the appointed day. B is discharged from his liability to pay the price. ठीक है, और इसकी वजह से अगर इसको कुछ नुकसान हुआ, कहीं से महंगी लेनी पड़ गई सेम डेट पर, लेबर आ गई है, लेंटर डालना है, उसने डिलीवर करी नहीं, अब अर्जेंट में कहीं से उठाएंगे तो ऑब्वियसली हाँ लेंटर। ठीक, आगे बात समझ में? तो अर्जेंट में अगर ऐसा हो जाए तो अर्जेंट में उठानी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई? अब आ गया क्वांटम मेरिट। लास्ट का 1-2 पेज बचा होगा, बस एक पेज ही, तो ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पे ध्यान दें। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट बताया मैंने, रीजनेबल एस्टिमेट। अगर काम बीच में छोड़ दिया तो जितना किया है उतना तो मिलना चाहिए। इस पर फिर कहानी थोड़ी सी सुनाता हूँ, पर्सनल हो जाती है लेकिन कहानी हम पर्सनल भी सुनाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पर्सनल वाले याद रहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जरूर याद रहते हैं, बाकी जो हाइपोथेटिकल होते हैं वो तो अपन भूल जाते हैं। तो ये बात थी कि मैंने उनके कुछ 1 महीना हो गया तकरीबन, तो मैंने उनसे जब ये बात कही तो उस चीज़ पे हमारा थोड़े इश्यूज आ गए। पहली बात तो वो झूठ बोल रहे थे बच्चों को, कभी क्लास लेना कभी क्लास नहीं लेना, कुछ सिस्टम नहीं था। 1 महीना लेने के बाद बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई जितने टाइम पढ़ाया है मैंने उतने टाइम का तो मुझे रीजनेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए। या यहाँ पर मान लो, क्योंकि क्या ये एक्ट जो था क्या वो ग्रेटिटुअसली करने की इंटेंशन थी? नहीं, पहले से पता था जब काम कर रहा हूं तो कुछ तो बदले में
मिलेगा। ये भी नहीं कह रहा हूं कि इतना ही दे दो, बट कुछ रीजनेबल अमाउंट कुछ तो लगता होगा ना मेहनत को देखते हुए। सेम वे जैसे आदित्य सर आते हैं, आदित्य सर के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, वैसे भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है, फैमिली रिलेशन भी ठीक है। तो इस वजह से कभी भी हमारी ये बात नहीं होती कि क्या पेमेंट लेंगे, कभी भी नहीं होती। 4 साल हो गए, 4 बैचों में लगातार इन्होंने ही पढ़ाया, लेकिन कभी भी ये नहीं होता जो अमाउंट दे दो वो ले लेते हैं, उनका कभी भी ये नहीं होता। कभी उनको एक्स्ट्रा चाहिए, एडवांस चाहिए तो वो अलग चीज़ है, वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने पहले कुछ डिसाइड किया हो। बट क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो फ्री में आके पढ़ा रहे हैं। अब अगर वो बीच में छोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो जितना टाइम उन्होंने दिया है एक रीजनेबल, हमने पहले डिसाइड नहीं किया, सपोज करो ना पूरा पूरा बैच भी कर दिया, बट हमने पहले डिसाइड नहीं किया अमाउंट, तो क्या मैं ये मान लूं कि उन्होंने फ्री में पढ़ाया आके यहाँ पर? तो उनको कुछ रीजनेबल मिलना चाहिए ना, उन्होंने पूरा काम कर दिया। हाँ, हमने रेमनरेशन फिक्स नहीं करी बैठकर, ये नहीं हुआ कि हाँ इतने पैसे में ये पैसे मैं पे करूंगा, ये बात नहीं हुई। लेकिन दोनों पार्टीज को पता है, उनको भी पता है कि अच्छा फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पता है कि ये फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, तो अब मुझे उनको एक रीजनेबल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम क्वांटम मेरिट। समझ में आ गई बात? जहां पार्टीज ने स्टार्टिंग में रेमनरेशन फिक्स नहीं करी है, लेकिन इंटेंशन दोनों को क्लियर है कि ये फ्री का काम नहीं है, तो जब वो काम हो जाएगा तो कम से कम आपको रीजनेबल कंपनसेशन तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। ये है क्वांटम मेरिट। समझ में आ गया टॉपिक? वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर in circumstances which indicate an understanding between them that is to be paid for although no particular remuneration has been fixed। क्या ये लाइन समझ में आई या नहीं है? आप ध्यान से पढ़ लो इसको। वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर, आदित्य सर ने सर्विस दी है, इन सर्कमस्टांसेस विच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग, ऐसे सर्कमस्टांस में दिए दोनों के बीच में, मेरे और आदित्य सर के बीच में अंडरस्टैंडिंग है दैट इट इज टू बी पेड फॉर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा हो कि मैं फ्री में पढ़ाने जा रहा हूं, या मैंने सोचा हो कि वो फ्री में पढ़ाने आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं तो ये इंटेंशन क्लियर है कि कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, और वो भी ये सोच रहे हैं कि कुछ तो पैसा मिलेगा। दोनों के इंटेंशन क्लियर है बिटवीन देम, दैट इज इट इज टू बी पेड फॉर। उनको भी पता है कि पे तो करेगा हर पल, और मुझे भी पता है कि सर को पेमेंट करनी पड़ेगी। नो पर्टिकुलर रेमुनरेशन हैज बीन फिक्स्ड, लेकिन हमने कुछ बैठकर अमाउंट फिक्स्ड नहीं किया है। द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे, तो लॉ ऑटोमेटिक क्या कहेगा यहां पर कि आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा। अब मैं बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं कुछ फिक्स नहीं हुआ था तो मैं क्यों पेमेंट करूं। समझ में आ गई बात? यहां पे तो इंटेंशन क्लियर है, कोई भी इंसान आकर पढ़ाएगा तो वो फ्री में तो आकर पढ़ाएगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज है क्वांटम मेरिट। एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस का मतलब ही क्या है? एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड, उसको डिजर्व बनता है, जितनी उसने सर्विस दी है जो रीजनेबल है वो तो बनता है। क्वांटम मेरिट देखो, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड, it covers a case where the party injured by the breach had a time at the time of breach done part but not all of the work which is bound to do under the contract। इसमें दोनों केस आ गए, इसमें दोनों केस आ गए। आदित्य सर पूरा बैच पढ़ा चुके हैं, अब भी पैसा देना बनता है। और दूसरा केस वो आयुष आहूजा वाला भी आ गया था, आधा पढ़ाया मैंने बीच में छोड़ दिया, तो वहां तक जितना पढ़ाया उतना तो कंपनसेशन मुझको मिलना चाहिए। तो ये दो चीजें थी। So it covers a case where the party injured by the breach at the time of the part but not all of the work। ये कवर करता है ये वाला केस भी which is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done। कंपनसेट करना चाहिए, ये केस आएगा आपके पास then part but not all of the work। तब भी जितना काम कर चुके हैं उसके हिसाब से जो रीजनेबल बनता है वो तो आपको देना चाहिए, लो तो यही कहता है। बट रियल लाइफ में अपन छोड़ देते हैं, वो एक अलग बात है। कोई कोर्ट केस में नहीं जाता कि अच्छा इतने से कंपनसेशन के लिए, होता है सही है। कहीं से जॉब छोड़ते हो 15 दिन की सैलरी नहीं देते हो, ऐसा ही होता है ना, जनरली ऐसा होता है। आप देखो जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिनको अपनी इमेज से फर्क पड़ता होगा वो तो ऐसा करेंगे नहीं
वो तो आपको फुल पेमेंट करके भेजेंगे कि इन केस कभी दोबारा भी आपको जरूरत पड़े तो आप उनके अप्रोच कर सको। अदरवाइज क्या होता है, ठीक है अब ये निकल गया, मेरा काम निकल गया, आप पेमेंट मत दो। ये प्राइवेट सेक्टर बहुत करता है। और उस केस में क्या इंसान केस में चला जाता है? नहीं जाता है। तो अपन ने क्या कहा कि अगर किसी ने आधा काम किया है, पूरा काम किया है, तब तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इवन आधा भी किया है तो भी उसको रीजनेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, इसको लगाने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, मस्ट बी फुलफिल्ड। आप क्वांटम मेरिट तभी लगा सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट तभी लगा सकते हो आप जब दो कंडीशन पूरी हो। क्या क्या कंडीशन है? इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो, अब इन बिटवीन नहीं हो सकता, आप खत्म कर चुके हो डिस्चार्ज। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन फॉल्ट। क्लेम कौन ले सकता है, कौन केस करेगा? ऑब्वियसली जो पार्टी फॉल्ट पे वो केस में जाएगी क्या? नहीं। The object of the allowing a claim of on quantum merit is to recompensate the party or person for a value of work which is he has done। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिसने जो काम किया है उसके लिए रिकम्पनसेट करना। डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर। ध्यान से देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैमेजेस क्या होते हैं? नुकसान हो गया उसकी भरपाई करना। डैमेज का मतलब क्या है? नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करना, दैट इज कंपनसेटरी। कंपनसेट करते हैं, लॉस की भरपाई करते हैं। जबकि दूसरा होता है रेस्टिट्यूटरी। डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर। समझ में आ गया? डैमेज का मतलब क्या होता है आपके पास? डैमेजेस क्या करते हैं? लॉस हो गया उसकी भरपाई कर रहे हैं। जबकि आपके पास जो ये क्वांटम मेरिट है, क्वांटम मेरिट, ये आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करवा रहे हैं, आपने जो काम किया है उसके बदले कंपनसेट करवा रहे हैं। तो ये रेस्टिट्यूटरी है। बात समझ में आ गई? तो डैमेजेस कंपनसेटरी नेचर के होते हैं जबकि क्वांटम मेरिट रेस्टिट्यूटरी नेचर की है। इट इज बट a reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate where a person orders only 12 bottles of a whiskey, वह only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy। वाह क्या बात है। and the purchaser मतलब ये आईसीआई वाले क्या पढ़ा रहे हैं देख लो। इनको और कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला, इनको पता है बच्चे हमारे यहाँ कैसे आएंगे। द कहाँ पे आ गया? मर्चेंट बट ऑल्सो रिसीव्स 2 bottles of brandy। द परचेजर एक्सेप्ट्स देम। परचेजर ने 12 बोतल के साथ 2 बोतल वो भी ले ली। हाँ वो तो खुश हो गया, 12 के साथ 2 और आ गई। द परचेजर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर द ब्रांड। भाई सीधी सी बात है, जब उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं तो क्या तो एक्स्ट्रा कह के भाई ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था। अब ऑर्डर नहीं किया था फिर भी तुमने ले लिया तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। मजे आप लो और बिल कोई और भरे ऐसा नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट कितनी बोतल का था? 12 का। 2 बोतल एक्स्ट्रा आ गई। अब जो 2 बोतल एक्स्ट्रा आ गई, क्या तो आप रिटर्न कर देते कि भाई ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, और जब आपने रिटर्न नहीं किया आपने एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब फिर उसका पैसा बाद में पता चल जाता है तो बाद में बोलते हैं कि हाँ भाई साहब आपके पास गलती से ये चला गया। तो वैसे कई बार होता है, जो इवन जो ये शॉपकीपर्स होते हैं, आप समझो जो ये शॉपकीपर्स होते हैं, इनके पास सामान कई बार ना सामने वाले जो होलसेलर होते हैं जो बेचते हैं वो एक्स्ट्रा ही भेजते हैं, जानबूझ के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भेज देंगे, है ना, कि अगर वो रख लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार उठवा लेंगे, क्योंकि वो अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा होता है। आगे बात समझ में? अब ये नहीं कह सकते कि हमने तो ऑर्डर दिया नहीं था, तुमने भेज दिए तो अब हम क्या करें, फ्री में यूज करेंगे? नहीं, क्या तो वापस करो या तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, रीजनेबल मनी। रीजनेबल का मतलब जो उसका जायज बनता है। अब ये थोड़ी ना वो कहेगा कि मैंने भेजे थे 10 लाख दे दो, कोई चीज नहीं उतने की, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर यहां तक? द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बीच में सपोज करो वॉइड हो गया, तो अब कुछ काम किया है उसका कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना भाई, जितना काम कर चुके हैं उसका तो कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली।
ऑब्जेक्टिव यहाँ है कि कुछ काम किया है और फ्री में नहीं किया है। And there is an express or implied contract to render service, but there is no agreement as to remuneration. मेन तो यही पार्ट हुआ आपके पास जहां पर ये कहा है कि कुछ काम तो करेंगे लेकिन उसमें रेमुनरेशन आपने फिक्स नहीं करी है। बट इंटेंशन आपकी ये भी नहीं है, इंटेंशन है कि पैसा तो मिलेगा और पैसा तो देना पड़ेगा, बट फिक्स नहीं किया आपने। When one party abandons or refuses to perform the contract, एक पार्टी अपने आप को अगर कॉन्ट्रैक्ट मना कर रही है कि अब हम काम नहीं करेंगे, तो जितना हो चुका है उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सर्कमस्टांसेस हैं जब जब यूज कर सकते हो। मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल मतलब आधा आधा पार्ट किया जा सकता है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन फॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, तो मतलब कुछ गुड्स आने थे, लोड्स में आने थे, तो जितने लोड्स आ चुके हैं उतने लोड का प्राइस दे दो, अगर ऐसा है तो ठीक है। मैंने इनविजिबल, हो सकता है एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने 4 फ्लोर बनाने थे, 2 फ्लोर बना दिए, 2 फ्लोर नहीं बनाए, तो क्या 2 फ्लोर का पैसा मिलना चाहिए? यस, उतना मिल जाएगा। व्हेन एन इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही परफॉर्म किया जाएगा, आधा नहीं हो सकता। फॉर अ लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट बैडली, द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर बैड वर्क। काम तो किया, ढंग से नहीं किया, यही तो होता है। बिल्डिंग बनाई और कमियां छोड़ दी, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आई, अपन करते क्या है, तब तक तो कुछ नहीं भाई, कर ले, वो कहता रहता है लास्ट में करूंगा, होता है ना। आपको तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा अभी, है ना। वो स्टार्टिंग में आप उसको बोलते रहेंगे ये मैच नहीं हो रहा है, ये मेरे को टेढ़ी लग रही है थोड़ी दीवार, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ वो बोलेंगे, तो वो आपको क्या कहते रहेंगे, अभी करूंगा, अभी ये करना है, अभी ये करना है। लास्ट तक आपको इसी तरीके से टालते रहते हैं कि अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, और लास्ट में फिर वो चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर उस टाइम पर अगर वो काम में कोई कमी निकलाती है तो आप उसको कहते हैं ना कि भाई ये देखो ये कमियां छोड़ दी आपने, तो ये इनको क्या तो बिल्कुल परफेक्ट करो, नहीं तो पैसा काट लो। इवन ये होता है आपके पास में, शादी में कैटरिंग का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, कैटरिंग तो की लेकिन वो बढ़िया अगर आपको नहीं बना के दिया, खाना जो है बहुत घटिया बनाया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम पूरा पैसा देते हैं उसको? नहीं। देखो भाई यहां तक बात समझ में आ गई। तो व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट बैडली, देन द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन। वो पूरे पैसे मांग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लमसम का अमाउंट था, जो अमाउंट फिक्स था वो मांगने के लिए लायबल है, लेकिन सामने वाली पार्टी अगर बैड वर्क का कुछ अमाउंट काटना चाहे तो वो काट सकती है, क्योंकि आपने वो काम ठीक से नहीं किया है। अगर ठीक से किया होता तो आपको पूरा पैसा मिलने का राइट होता, आपने ठीक से नहीं किया, सामने वाली पार्टी का नुकसान हुआ है, तो वो कुछ कंपनसेशन उसको कर सकते। क्लियर यहां तक? एक्स wrongfully revoked Y his agent authority before Y could complete his duties। एक्स ने गलती से अपने एजेंट की ऑथोरिटी वापस ले ली and Y could recover as a quantum merit for the work he had done and expenses he had incurred in the course of his duties as an agent। भाई वो कुछ एज एन एजेंट कुछ काम कर रहा था। अब यहां पर भी एक तरीके से कह सकते हैं, मेरे कहने पर अगर वैभव कोई खर्चा कर दे तो ऑब्वियसली मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। वो कहेगा जब तक तुमने रिवोक किया उससे पहले जो मैंने खर्चे कर दिए वो तो दे दो, है ना, वो आपके पार्ट पर किए थे मैंने, वो तो आपके बिहाफ पर करे थे, तो वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आ गया। And Y could recover as a quantum merit for the work he had done and expenses he had incurred in the course of his duties as an agent। जब आपने उसको एजेंट से हटाया, रिवोक किया, उससे पहले तक जो वो खर्चा कर चुका है आपके कहने पर, तो उन खर्चों के लिए तो आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 13, A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of 1000 per bale। The cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each। A delivered the first installment but failed to supply the second। आप कहोगे जाओ पैसा नहीं दे रहा हूं, या आप कोई देना पड़ेगा 50 का, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? तो बी मस्ट पे फॉर 50 बैग्स। बात समझ में आ गई? मैंने एग्जांपल दिया था ना, इन पार्ट अगर डिविजिबल, ये डिविजिबल हो गया कि भाई आपके पास 100 बैग्स आने थे, 100 बेल्स ऑफ कॉटन आनी थी, 50 बेल्स करी हैं, तो 50 का क्या कर दोगे आप? दैट इज कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्वांटम मेरिट। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शांति शांति, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये आपको पता है स्पेसिफिक क्वांटम मेरिट थोड़ा टॉपिक ही ऐसा था जिस पे डिस्कशन ज्यादा बनता है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस वजह से।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब कोई अगर कोई काम कर रहा है और वो नहीं कर रहा है तो आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन वो तभी करवा सकते हैं जब वो रेयर काम हो, आपकी भरपाई डैमेजेस से नहीं हो सकती हो। वे डैमेजेस आर नॉट एन, देखो ना लिखा ना, डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी। जहां पर डैमेजेस एडिकेट रेमेडी नहीं है, डैमेजेस कोर्ट कह सकता है डैमेजेस ले लो, आप कहोगे डैमेजेस से मेरा काम नहीं चलना, मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए। इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिएशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच, तो कोर्ट कर सकता है इन इट्स डिस्क्रिएशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट अदर पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कह सकता है कि आप अपना प्रॉमिस को पूरा करो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिसाइड किया था वैसा, लेकिन तब जब जहां पर आपके जो डैमेजेस हैं वो सफिशिएंट ना हो। ठीक है यहां तक। सूट फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या था, किसी को कुछ करने से रोकने के लिए। वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग, नेगेटिंग का मतलब नहीं मान रहे, नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी टर्म्स को तोड़ रही है, नेगेट कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजेक्शन ऑर्डर रेस्ट्रेन, इंजेक्शन ऑर्डर मतलब स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, रेस्ट्रेन हिम, रेस्ट्रेन मतलब रोकना, फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। उसने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो इस हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा है तब तक किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ वो काम नहीं करेगा, और अब वो अगर कर रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, देखो इसने कहा था कॉन्ट्रैक्ट में कि ये ऐसा नहीं करेगा और अब ये कर रहा है, तो आप इसको कहो कि ये ऐसा ना करे, तो ऐसा ना करने के लिए कहना, दैट इज सूट फॉर इंजेक्शन। एन अ फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, उसने कहा एक ही प्रोड्यूसर के साथ काम करूंगा फॉर 1 ईयर, ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का, एंड शी कुड बी रेस्ट्रेन्ड बाय, देखो अब गलती क्या है, फिल्म स्टार ये, चलो ठीक है फिर ठीक है, मुझे लगा एक्टर लिखा है, रेस्ट्रेन्ड बाय एन इंजेक्शन। क्लियर यहां तक। ए सिंगर agreed with B to perform at his theater for 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere, condition ये लगा थी कि वो कहीं और परफॉर्म नहीं करेगा। In this case B could move to the court for grant of injunction restraining A from performing in other places। सिंपल सी बात है, वो दूसरी जगह कर रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था वो करने की बात कर रहे हैं कि इसको वही करवाया जाए, इसमें कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने एग्री किया था कुछ ना करने का और वो ये कर रहे हो तो हम इनको रुकवा सकते हैं स्टे ऑर्डर लेके, इंजेक्शन ऑर्डर लेके। क्लियर यहां तक। पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन सेक्शन 75, अगर किसी का राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना, खत्म करना, टर्मिनेट करना, तो वो कंपनसेशन ले सकते हैं। पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, a person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non fulfillment of the contract। ठीक है, जो भी पार्टी है नाम से समझ में आ गया। A singer contracts with B the manager of the theater to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engaged to pay her 100 for each night's performance। On the 6th night A willfully absents herself from the theater and B in consequence rescinds the contract। ये वही वाला एग्जांपल है, बस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। B is entitled to claim compensation, जितनी नाइट्स की परफॉर्मेंस हो चुकी है उतना तो आपको पैसा देना पड़ेगा। क्वांटम मेरिट भी लग गया, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब उसको कंपनसेशन मिलने का उसका पूरा पूरा राइट है फॉर द डैमेज, एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेज फ्रॉम विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पे अच्छा क्वांटम मेरिट तो होता आपके पास सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां क्या कह रहे हैं, जहां पे पार्टी के पास, किसके पास, मैनेजर के पास ऑप्शन आया कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, तो मैनेजर के पास राइट है कि उसकी वजह से अगर उसका कुछ नुकसान हुआ है तो वो उसकी भरपाई कर सकता है। ये पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। जितनी नाइट्स की दी है वो तो क्वांटम मेरिट पे मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर इसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है मैनेजर को, भाई उसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो हो सकता है उसका शो खराब हो जाए, लोग आते हैं वो चीज ना हो पाए, उतना उसका रेवेन्यू जनरेट ना हो पाए, तो उसके इसके अंदर कंपनसेशन ले सकते हैं। क्लियर है, कुछ खास नहीं। When prior to the due date of the performance the promiser absolutely refuses to perform, बताओ promiser कौन सी है, एंटिसिपेटरी,
In case of anticipatory breach, the aggrieved party may treat the contract as discharged and bring an immediate action for damage as operative and wait till the time for performance arrives. Both A और B, only option A. तो C ऑप्शन आएगा आपके पास, दोनों ऑप्शन है, या तो तुरंत खत्म कर दो, डैमेजेस क्लेम कर लो, या तो इंतजार करो. In case of breach of contract, which of the following remedy is available to the aggrieved party? Breach of contract की केस में कौन सी रेमेडी अवेलेबल है बताओ? Suit for rescission, all of these. Sometimes a party is entitled to claim compensation in proportion of the work done by him. This is called quantum merit. Generally, the following damages are not recoverable. बताओ, generally not recoverable. Ordinary damage, स्पेशल डैमेज, रिमोट डैमेज. वैसे तो रिमोट एंड इनडायरेक्ट वाला ज्यादा बेटर होगा, वैसे स्पेशल डैमेज किया जा सकता है अगर स्पेशल नोटिस हो. यहाँ कंडीशन नहीं है तो आपको ज्यादा बेटर आंसर है रिमोट डैमेज. डैमेजेस विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड जनरल डैमेजेस. चेक करते रहिएगा. A contracted to supply 200 bags of rice to B on 30th December 2019. After supplying 20 bags of rice, 200 बैग करने थे, 20 बैग कर चुका है. A informed B that he will not supply remaining bags of rice to B. कह रहा बाकी नहीं भेजूंगा. In this case, there is anticipatory breach, there is actual breach, both of the above, none of the above. एक्चुअल ब्रीच, दिस इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. आंसर चेक कर ले. ठीक है, बात समझ में आई? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. एक तो होता है डिलीवरी स्टार्ट ही नहीं हुई है तो एंटीसिपेटेड ब्रीच, देने से पहले ही मना कर देता. अब परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट कर दी, टीचर आ गया, 2 दिन पढ़ा दिया, तीसरे दिन नहीं आया, वही वाला एग्जाम. हाँ, परफॉर्मेंस देने चालू की बट पूरी परफॉर्मेंस नहीं हुई. वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बताओ, टू कैरी आउट द प्रॉमिस कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा है वही करो. इट इज कॉल्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा था, मना किया था वो मत करो. इंजेक्शन में ऐसा था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ऐसा था कि जो तुमको करना था कॉन्ट्रैक्ट में वो तुम करो. थोड़ा सा नेगेटिव सेंस का डिफरेंस है, तो इसका आंसर चेक कर लो, ये आपके पास आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. क्वांटम मेरिट मीन्स non-gratuitous promise, a gratuitous promise as much as is earned or paid. earned ही आएगा जब, सही आएगा. बताओ, wrongful dishonor of check by a banker, ये आ गया आपके पास. sufficient funds, बताओ अकाउंट में पैसा बहुत है, 10 रुपए का चेक बाउंस कर दिया. कस्टमर, द कोर्ट में अवॉर्ड मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस, कंटेम्परेरी डैमेजेस, क्वांटम मेरिट, एग्जाम्पलरी डैमेजेस. बताओ, तो पेपर अगर एमसीक्यू होता तो बहुत मजा आता और 100% मार्क्स आ जाते अपने. अब देखो, आप ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, 3 ही क्वेश्चन है, और मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको एक बार इनको रीड करना है, इनके आंसर्स यहाँ गिवन है, कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करने हैं, अदरवाइज पेपर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दे ही रखे हैं. An anticipated breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. बताओ सही बात है? Yes, और उसको डिस्कस कर लेना है. Liquidated damage is a genuine pre-estimate of compensation. Yes. Whereas penalty on the other hand extravagant. ये एक्सप्लेन करने को है, इन्हीं के ऊपर काफी कुछ कहानी लिखनी है. और एक ये है, इसको देख लो जरा, केस स्टडी है ये. X entered into a contract with Y to supply him 1000 water bottles at 5 per water bottle to be delivered at a specified time. X ने कॉन्ट्रैक्ट किया Y के साथ कि वो 1000, हाँ कंट्रोल 1000 वाटर बॉटल 5 रुपए के हिसाब से सप्लाई करेगा स्पेसिफाइड टाइम पे. देयर आफ्टर X कॉन्ट्रैक्ट्स विद Z फॉर द परचेज 1000 वाटर बॉटल्स. X ने फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया Z के साथ खरीदने के लिए. देखो, एक को बेच रहा है X, किसको बेच रहा है X? Y को. और X खरीद किससे रहा है? Z से. विद Z फॉर द परचेज ऑफ 1000 वाटर बॉटल्स एट ₹4.5. 4.5 रुपए में खरीद कर कितने में दे देगा? 5 रुपए में बेच देगा, 50 पैसे बीच में मार्जिन आ जाएगा. एट द सेम टाइम टोल्ड Z that he did so for the purpose of performing his contract entered with. उसने बता भी दिया
कि भाई मैं 1000 बोतल मेरे को आगे देनी है, मैं तुझसे लेकर आगे दे रहा हूं। क्लियर है? जेड फेल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसने देखो बता दिया, जेड फेल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यू कोर्स एंड मार्केट प्राइस ऑफ ईच वाटर बॉटल ऑन दैट डे वाज 5.25। उस दिन मार्केट प्राइस 5.25 पर वाटर बॉटल था। कंसिक्वेंटली एक्स कुड नॉट प्रोक्योर एनी वाटर बॉटल, उसको कहीं और से मिली नहीं, वो वाई को सप्लाई नहीं कर पाया, वाई ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच एक्स कुड क्लेम फॉर फ्रॉम जेड। 50 पैसे 1000 बोतल पे। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड दैट वाई इज कॉन्ट्रैक्ट? इसका क्या आंसर होता? तो उस केस में कितना होता बताओ जरा। उस केस में उसने कुछ किया ही नहीं तो उसको मिलना ही नहीं चाहिए था। वैसे अगर वो 5.25 में लेकर मार्केट से और फिर देता तो फिर जितना लॉस होता 0.75 का वो लेना होता ना। उसको कहने का मतलब यही हुआ ना, फिर तो उसका एक्चुअल लॉस। अभी तो उसने खैर लेके दिया ही नहीं, परफॉर्मेंस ही नहीं करी। तो आइए एक बार पढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस। देखो ये देखो, देखो 3 पैरा बनते हैं। आपके पास पहला कंक्लूजन बताया, सॉरी प्रोविजन बताया, दूसरे के अंदर आपने फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस बताया और लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। द प्रॉब्लम आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 कि हाउ मच अमाउंट इज डिटरमाइंड। In the instant case, X has intimated to Z that he was purchasing water bottle from him for the purpose of performing his contract with Y. Thus, Z had the knowledge of the special circumstances. Therefore, X is entitled to claim 500 रुपए। बताओ बात समझ में आ गई? ये तो आपने पढ़ लिया। एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर 1000 बोतल से आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ ये आ जाएगा बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट X would have made by the performance of his contract with Y. इफ एक्स हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया होता एक्स ने, तो क्या ले पाता ये? नहीं। देन द अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। फिर ये होता ऑन द डे ऑफ द डिफॉल्ट। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड बी 750। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ? हाँ जी, लेकिन यहां पे कंडीशन ये लग गई कि एक्स ने खरीद कर दिया होता। अगर एक्स ने खरीद कर नहीं दिया, समझ में आ गई बात? ये अंडरस्टूड, ये एज्यूम करना पड़ा इसमें, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। भाई जितना एक्स को नुकसान होगा था उस केस में नॉर्मली मार्केट पे खरीद कर देता वो, तो उतना उससे भरपाई कर लेता। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए और इसी के साथ आपके पास यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हुई।